नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, खासकर उन साथियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की या फिर विभागीय परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार। जी हाँ, विषय है हिंदी व्याकरण का। हाँ, और व्याकरण में भी वो हिस्सा जहां अक्सर छोटी-छोटी गलतियां नंबर कटवा देती हैं। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे पद के भेद की, और इसमें भी खास तौर पर संज्ञा को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। संज्ञा, लगता तो है कि यार ये तो बचपन से पढ़ा है, इसमें क्या मुश्किल होगी। हाँ, लगता तो है, लेकिन असल में वाक्य कैसे बनता है, शब्दों का काम क्या है, ये सब इन्हीं बेसिक्स पर टिका है। और परीक्षाओं में तो इनकी समझ सीधे सीधे नंबर दिलाती है या कटवाती है। एकदम सही कहा। तो आज का हमारा इरादा यही है कि संज्ञा और उसके जितने भी भेद हैं उनको उदाहरणों के साथ बिल्कुल साफ कर लिया जाए, ताकि परीक्षा में सवाल किसी भी तरह से आए कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ये पद क्या चीज है? शब्द और पद में क्या फर्क है? देखिए, जब कोई शब्द अकेला होता है तो वो सिर्फ शब्द है, लेकिन जैसे ही वो किसी वाक्य में इस्तेमाल होता है ना, तो वो व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। तब वो पद कहलाता है। अच्छा, यानी वाक्य में उसकी एक भूमिका तय हो जाती है। बिल्कुल। और इसी भूमिका या कहिए रूप या प्रयोग के आधार पर हम पदों को दो बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं। दो ग्रुप्स कौन कौन से? एक है विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे की सारी व्याकरण की कहानी यहीं से खुलती है। विकारी और अविकारी, नाम सुने तो हैं। विकारी मतलब जिसमें विकार आ जाए, बदलाव। एकदम सही। विकारी शब्द वो हैं जो वाक्य में लिंग, वचन, कारक या काल के असर से अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे लड़का शब्द है, लिंग बदला तो लड़की हो गया, वचन बदला तो लड़के हो गया, कारक बदला तो लड़के ने, लड़के को, रूप बदल रहा है ना। हाँ हाँ, बदल रहा है। तो ऐसे शब्द विकारी कहलाते हैं। और ये चार तरह के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन्हीं में ये बदलाव होते हैं। अच्छा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार विकारी हैं। तो फिर अविकारी? अविकारी, जिन्हें अव्यय भी कहते हैं, वो शब्द हैं जो किसी भी हालत में बदलते नहीं। लिंग, वचन, कारक, काल, किसी का असर नहीं पड़ता उन पर। अच्छा, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे? जैसे धीरे धीरे, और, इसलिए, हाँ, अरे, के पास। आप वाक्यों में कहीं भी रखिए, ये ऐसे ही रहेंगे। समझ गया। तो ये भी चार तरह के होते होंगे? जी हाँ। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार अविकाली या अव्यय हैं। बहुत बढ़िया। तो ये विकारी और अविकारी का जो भेद है, ये समझना तो मतलब पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। तो आज हम विकारी शब्दों में से पहला वाला यानी संज्ञा, इस पर अपना ध्यान लगाएंगे। जी। तो संज्ञा, परिभाषा तो सबको पता ही है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, मतलब किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो नाम। दुनिया में हर चीज का एक नाम है और वो नाम ही संज्ञा है। बिल्कुल। मोहन, दिल्ली, किताब, खुशी, डर, हवा, पानी, सब संज्ञा है। ठीक है, लेकिन परीक्षाओं के लिए सिर्फ परिभाषा तो काफी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पहचान से जुड़े कुछ और पॉइंट्स भी समझने चाहिए। अच्छा, जैसे? जैसे संज्ञा शब्द सजीव भी हो सकते हैं, मतलब प्राणीवाचक, जैसे लड़का, गाय, रमेश। और निर्जीव भी, यानी अप्राणीवाचक, जैसे कुर्सी, पहाड़, किताब। ठीक है, ये तो आसान है। दूसरी बात, संज्ञाएं गणनीय हो सकती हैं, मतलब जिन्हें गिन सकें, जैसे एक किताब, दो लड़के। और अगणनीय भी, जिन्हें गिन नहीं सकते, जैसे पानी, हवा, प्रेम, गुस्सा। इन्हें मापा या महसूस किया जा सकता है, गिना नहीं। हाँ, ये गणनीय अगणनीय वाला चक्कर कई बार कंफ्यूज करता है। और तीसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि वाक्य में संज्ञा का काम क्या है। वो कर्ता यानी काम करने वाला हो सकता है, कर्म यानी जिस पर काम का असर हो सकता है, करण यानी साधन हो सकता है, मतलब अलग अलग कारक की भूमिका में आ सकता है। अच्छा, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। हाँ, जी। इसमें राम, रावण, बाण तीनों संज्ञा है, पर काम अलग अलग है। बिल्कुल सही। राम कर्ता, रावण कर्म, बाण करण। तो ये पहचानना भी जरूरी है। ये बातें तो वाक्य समझने में बहुत मदद करेंगी। अब आते हैं इसके भेदों पर।
कितने भेद हैं संज्ञा के? क्या इसमें भी अलग-अलग राय है? हाँ, देखिए पारंपरिक रूप से अर्थ के आधार पर 5 भेद माने जाते थे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। 5। हाँ, और कुछ पुराने व्याकरण व्युत्पत्ति के आधार पर भी 3 भेद बताते थे। व्यक्तिवाचक, गणनीय, अगणनीय। लेकिन वो आजकल ज्यादा चलन में नहीं है। तो फिर आजकल क्या माना जाता है? परीक्षाओं के लिहाज से कौन सा वर्गीकरण सही है? अच्छा सवाल है। आजकल ज्यादातर विद्वान और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी संज्ञा के मुख्य तौर पर 3 ही भेद माने जाते हैं। 3। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। लेकिन वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक कहाँ गए? हाँ, यही खास बात है। आधुनिक वर्गीकरण में समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद मान लिया गया है। ओह अच्छा, तो अब जातिवाचक के अंदर ही वो दोनों आ गए। ये जानना तो बहुत जरूरी है क्योंकि यही कंफ्यूजन हो सकता है। जी बिल्कुल। तो हम इसी आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से तीनों को एक-एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो संज्ञा शब्द हैं जो किसी एक विशेष, मैं फिर कह रही हूँ विशेष, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम बताते हैं। विशेष मतलब जो अपनी तरह का एक हो या जिसकी खास पहचान हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, शहर का नाम, नदी का नाम। बिल्कुल। जैसे व्यक्तियों के नाम महात्मा गांधी, कल्पना चावला, सचिन तेंदुलकर। स्थानों के नाम भारत, दिल्ली, मुंबई, जयपुर। नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली। ग्रंथों के नाम रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल। त्योहारों, दिनों, महीनों के खास नाम होली, ईद, सोमवार, जनवरी। भारत दोनों विशेष स्थानों के नाम हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, यहाँ चेतक एक विशेष घोड़े का नाम है। स्पष्ट है। अब आते हैं दूसरे भेद पर, जातिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक से कैसे अलग है? 2. जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। ये वो नाम है जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति या वर्ग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये उस तरह की सभी चीजों का आम नाम है। अच्छा, जैसे अगर नदी कहें तो कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन गंगा कहें तो एक खास नदी। तो नदी जातिवाचक और गंगा व्यक्तिवाचक। एकदम सही पकड़ा। बिल्कुल यही फर्क है। नदी, पर्वत, शहर, लड़का, लड़की, कुर्सी, किताब, देश, जानवर, ये सब जातिवाचक हैं क्योंकि ये पूरी श्रेणी के बारे में बताते हैं। वाक्य में उदाहरण? जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पेड़ किसी खास पेड़, आम या नीम का नाम नहीं, बल्कि सभी पेड़ों की जाति का बोध करा रहा है। या बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे सभी बच्चों के लिए आया है। ठीक है। अब वो जो आपने बताया था कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक को अभी इसी के अंदर माना जाता है, इन्हें भी समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में अलग से पूछ लिया जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भले ये जातिवाचक के उपभेद हैं, पर इनकी अपनी पहचान समझना महत्वपूर्ण है। तो पहले द्रव्यवाचक, ये क्या है? क. द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। ये उन चीजों या पदार्थों के नाम हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते पर माप या तौल सकते हैं। अक्सर ये किसी धातु, अधातु, द्रव, गैस या अनाज का नाम होता है। मटीरियल नाउन्स। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल। हाँ, और पानी, दूध, तेल, घी। और चावल, गेहूं, दाल। हाँ, हवा, ऑक्सीजन, ये सब। बिल्कुल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, या ग्लास में पानी है। यहाँ सोना और पानी द्रव्यवाचक है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब दूसरा वाला समूहवाचक। ख. समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो शब्द हैं जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर उनके पूरे समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं। समूह का बोध कराने वाले शब्द जैसे सेना, पुलिस, कक्षा, भीड़। हाँ, टीम, परिवार, समिति, गुच्छा, झुंड, दल, सभा, जनता, ये सब। अच्छा, वाक्य में कैसे? जैसे कक्षा में शोर हो रहा है, यहाँ कक्षा विद्यार्थियों के समूह का बोध करा रही है। या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, यहाँ पुलिस सिपाहियों के समूह के लिए आया है। एक बात और, ये समूहवाचक शब्द दिखने में तो एक वचन लगते हैं, जैसे कक्षा, सेना, भीड़। हाँ, ये अक्सर एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, पर अर्थ समूह का देते हैं।
ये इनकी खास पहचान है। ये वर्गीकरण समझना वाकई बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए। द्रव्यवाचक और समूहवाचक भले ही जातिवाचक के उपभेद हैं, पर इनके उदाहरण और पहचान याद रखना फायदेमंद रहेगा। अगर किसी को उसमें और स्पष्टता चाहिए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब तीसरे मुख्य भेद पर चलें, भाववाचक संज्ञा। ये थोड़ी मुश्किल लगती है। तीसरा नहीं, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, ये थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि ये किसी ऐसी चीज का नाम नहीं जिसे हम देख या छू सकें। ये उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा या भाव का पता चलता है। मतलब वो चीजें जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी। बिल्कुल, सुंदरता, कुरूपता, प्रेम, घृणा, मित्रता, शत्रुता, ऊंचाई, गहराई, मिठास, कड़वाहट, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनका कोई फिजिकल रूप नहीं होता। वाक्य में कैसे पहचानेंगे? जैसे बचपन की यादें हमेशा ताजा रहती हैं, यहाँ बचपन एक अवस्था है। या क्रोध मनुष्य का शत्रु है, यहाँ क्रोध एक भाव है। ये दोनों भाववाचक हैं। ठीक है। अब एक और बहुत जरूरी चीज जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं? ये दूसरे शब्दों से बनाई जाती है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाववाचक संज्ञाएं अक्सर दूसरे तरह के शब्दों में कुछ खास प्रत्यय, सफिक्स लगाकर बनाई जाती हैं। और ये जानना जरूरी है कि किससे क्या बनेगा। 5 तरह के शब्दों से बनती हैं ये। 5 तरह के शब्दों से? कौन कौन से? पहला, जातिवाचक संज्ञा से, जैसे मानव से मानवता, पशु से पशुता, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता। अच्छा, और? दूसरा, सर्वनाम से, जैसे अपना से अपनत्व या अपनापन, निज से निजत्व, पराया से परायापन। ठीक है। तीसरा? तीसरा, विशेषण से, जैसे सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, मीठा से मिठास, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, ऊंचा से ऊंचाई। चौथा? चौथा, क्रिया से, जैसे लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई, हंसना से हंसी, थकना से थकावट, घबराना से घबराहट। और पांचवा? पांचवा, अव्यय यानी अविकारी शब्द से, जैसे निकट से निकटता, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, मना से मनाही, वाहवा से वाहवाही। अरे वाह, ये तो बहुत ही विस्तृत है। मतलब जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन पांचों से भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं। इस पर अभ्यास करना तो परीक्षाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जी हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसे ही शब्द रूपांतरण पर सवाल बनते हैं। अब एक आखिरी लेकिन शायद सबसे पेचीदा बिंदु पर आते हैं। आपने शुरू में कहा था कि शब्द वाक्य में पद बनता है। क्या ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द अलग-अलग वाक्यों में अलग-अलग तरह की संज्ञा बन जाए? बिल्कुल, और यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ शब्द को रटने से काम नहीं चलता, वाक्य में उसका प्रयोग, उसका संदर्भ समझना पड़ता है। एक ही शब्द कभी व्यक्तिवाचक हो सकता है तो कभी जातिवाचक। अच्छा, ये तो सच में बहुत जरूरी बात है। यहाँ गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कोई उदाहरण देके समझाएंगी? जरूर, देखिए कैसे संदर्भ बदलने से भेद बदल जाता है। पहला उदाहरण लेते हैं गांधी शब्द का। अगर मैं कहूं देश की आजादी में गांधी जी का बड़ा योगदान था, तो यहाँ गांधी से मतलब महात्मा गांधी से है, एक विशेष व्यक्ति। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल। अब दूसरा वाक्य देखिए, आज देश में गांधियों की कमी नहीं है। यहाँ गांधी का मतलब क्या है? यहाँ मतलब महात्मा गांधी जैसे आदर्शों वाले लोग, या शायद उनके नाम का इस्तेमाल करने वाले, मतलब एक तरह के लोग। हाँ, बिल्कुल। यहाँ ये एक प्रकार या जाति का बोध करा रहा है। तो अब ये व्यक्तिवाचक नहीं रहा, ये जातिवाचक संज्ञा बन गया। एक और उदाहरण देखिए, विभीषण। राम की विजय में विभीषण का हाथ था। यहाँ विभीषण रामायण का एक पात्र है, विशेष व्यक्ति। तो व्यक्तिवाचक। सही। अब अगर कहें आजकल हर घर में एक विभीषण मिल जाता है। तो यहाँ मतलब घर का भेदी या गद्दार, ऐसे लक्षणों वाले लोगों की जाति, तो ये जातिवाचक हो गया। एकदम सही। एक और, परिवार शब्द। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। यहाँ परिवार एक समूह के रूप में है। तो इसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक, जो कि जातिवाचक का ही उपभेद है। हाँ,
अब देखिए, इस कॉलोनी के सभी परिवारों को बुलाया गया है। यहाँ परिवारों बहुवचन में है और ये परिवार नामक इकाइयों की पूरी जाति की बात कर रहा है। तो अब ये क्या है? अब ये जातिवाचक है। बिल्कुल। तो देखा आपने कैसे शब्द वही है, पर वाक्य में प्रयोग बदलते ही संज्ञा का भेद बदल गया। कमाल है। ये समझना तो वाकई बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ शब्द देखकर फैसला नहीं करना है, पूरा वाक्य और उसका अर्थ समझना होगा। ये तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल रामबाण नुस्खा है। जी हाँ। और इस तरह के कंफ्यूजिंग पॉइंट्स पर और प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि आपने कहा, संदर्भ जरूरी है, तो श्रोता चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां ऐसी बारीकियों पर अक्सर चर्चा होती रहती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमने पद के भेदों से शुरुआत की, विकारी अविकारी का फर्क समझा, और फिर विकारी शब्दों के सबसे पहले प्रकार यानी संज्ञा पर काफी गहराई से बात की। हाँ, हमने संज्ञा की परिभाषा, उसकी पहचान के तरीके, फिर आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार उसके 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी समझा, और भाववाचक, इन सबको उदाहरणों के साथ देखा। और सबसे अहम बात ये भी समझा कि कैसे एक ही शब्द वाक्य में प्रयोग के हिसाब से अपनी पहचान बदल सकता है। जी, जो कि परीक्षाओं के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चर्चा खासकर उन साथियों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, काफी उपयोगी रही होगी। अगर संज्ञा के किसी खास नियम या किसी भेद, या जैसे ये परिवर्तनशील प्रयोग है, इस पर और भी उदाहरण या स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हाँ, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। और अगर आपको आज की ये बातचीत, ये जानकारी काम की लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो हिंदी व्याकरण समझने या परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आगे भी ऐसे ही विषयों पर गहराई से विश्लेषण सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी ने इतने धैर्य के साथ हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के और गहरे विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।